हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोग मेन टॉपिक है जो हिस्ट्री एंड स्कोप, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आज हलवा क्लियर करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वंडरफुल वीडियोज़ मिलती हैं जो आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में एक भी कसर नहीं छोड़ती हैं। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस टू योर ऑल फ्रेंड जिनको ये चाहिए। ठीक है, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, प्लीज़ उनको शेयर करिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो देखिए, हिस्ट्री में हमें डोंट गो फॉर द टाइमलाइन। ठीक है, आप लोग को टाइमलाइन के ऊपर नहीं जाना है कि कौन सी ईस्वी में किसने क्या दिया, इस पे नहीं जाना है आपको। बस इतना जितने साइंटिस्ट का मैं नेम बता रही हूँ, बायोलॉजी साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जिनका नेम मैं बता रही हूँ, बस उसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, और सब्जेक्टिव भी आता है। ठीक, तो कुछ पर्सन्स थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में। ओके, फर्स्ट वन इज जॉन नीडम, द सेकेंड वन इज लेज़ेरो, फिर थर्ड है लुइस पास्चर, जिनका आपने नाम बहुत बार सुना होगा, देन रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, इवानोवस्की एंड एंटोनियो वैन लिविनहॉक। ठीक है, तो ये जो आपका वीडियो है ना, ये बस बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप कोई भी जनरल साइंस का, अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हो जहाँ पर जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इसीलिए याद कर लेना जितनी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। कल ही हम लोगों ने एंटोनियो वैन लिविनहॉक की बात की थी कि जो हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो कौन है, एंटोनियो वैन लिविनहॉक। ठीक है, यही पूरे वर्ल्ड के ना फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट थे। ठीक है, और फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। इन्हीं ने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा एंड देन उसको बढ़ावा मतलब दिया। ठीक है, फिर इन्होंने ही प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया की भी खोज की थी, और हमारे लिविनहॉक ने माइक्रोबियल वर्ल्ड, वही अगेन प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, इन सबको इन्होंने माइक्रोबियल वर्ल्ड बोला था। इनका एक फेमस टर्म है जिसको हम लोग एनिमक्यूल्स बोलते हैं, एंड इन्होंने ही ईस्ट की भी डिस्कवरी की थी। इनका एक स्टेटमेंट है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, माई वर्क विच आई हैव डन फॉर अ लॉन्ग टाइम was not pursued in order to gain the praise I now enjoy, but chiefly from a craving after knowledge, which I notice resides in me more than most other men. लिविनहॉक लेटर ऑफ 12 जून 1716। ठीक है, यहाँ पर लिविनहॉक का क्या बोलना है कि इनका ये कहना था कि हम जो काम कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी का प्रेस चाहिए, कोई हमारी तारीफ़ करे बैठ करके, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम भूखे हैं। ठीक है, हम पढ़ाई के भूखे हैं, इस वजह से हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और आप लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, तो इनको प्रेज नहीं चाहिए था, ही वॉज ओनली क्रेविंग फॉर द नॉलेज। ठीक है, बस इतना ही था। बहुत अच्छी लाइन थी, इस वजह से हमने आपको बताया। फिर जॉन नीडम जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने माइक्रोब्स अरोज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम अ कुक्ड मीट, इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। इन्होंने बताया था कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं ना वो एरोज, ठीक है, ये एरोज होगा। अगर आपने कुक्ड मीट रख दिया है तो एकदम से आपको वहाँ से माइक्रोब्स मतलब दिखाई देने लगेंगे। उनका ये कहना था कि वहाँ पर माइक्रोब आ जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन बाद में जो लेजेरो थे वो एक इटालियन नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को क्या कर दिया, एकदम खारिज कर दिया, जो कि जॉन नीडम ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म डू नॉट डेवलप्ड इन इन्फ्यूजन। इन्होंने एकदम फेस टू फेस बोल दिया, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि आप मीट पका के रख दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, माइक्रोब्स मिल जाएगा। ये किसने डिनाई कर दिया, लेजेरो ने। ठीक है, ये डिनाई वाला ही काम इनका फेमस था कि इन्होंने डिनाई कर दिया था। ठीक है, फिर लुइस पास्चर कौन थे, ये ग्रेट फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोबियल कॉज ऑफ सम डिसीज लाइक पेवरिन, एंथ्रेक्स एंड एक्सेट्रा। ही क्वाइन द टर्म पैस्चराइजेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पैस्चराइजेशन का टर्म जो है ना वो किसने क्वाइन किया है, तो लुइस पास्चर। ठीक है, ये याद रखना। देन एडवर्ड जेनर, ये कंट्री फिजिशियन थे, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। देखो, फादर तो आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, सबके फादर आपको याद करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट्स मेरे देखा करो। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो जो अपलोड करते हैं वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, नाउ
एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि ये वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक की बीमारी होती है ना, उसके लिए मतलब उसके खिलाफ वैक्सीन को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, जो कि बहुत बड़ा काम था। ओके, देन द अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन वॉज इवेनोवस्की, जिन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में हमें बताया था। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, टोबैको मोज़ैक वायरस को डिस्कवर्ड किया था। बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद करना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड किए थे पेनिसिलिन। किससे लिया था? पेनिसिलिन नोटेटम मॉल्ट से इन्होंने पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक बोलते हैं। और ये अगेन बहुत बार पूछा जाता है, तो एकदम आप इसको नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हो, इग्नोर करने की गलती भी मत करना। ठीक है, तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहला कौन सा एंटीबायोटिक इन्होंने बनाया था? पेनिसिलिन। किससे बनाया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, नाउ अनदर रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच कौन थे? जर्मन फिजिशियन थे। He changed the view of the cause of the disease and marked the beginning of a modern medical microbiology. इन्होंने पूरा माइक्रोबायोलॉजी का व्यू ही बदल दिया और एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो होता है ना, उसमें बहुत बड़ा चेंज किया। क्या था देखो, कोच ने बताया था, Koch conducted experiment to show that the spore of Anthrax bacillus could infect animal and cause disease, and that specific microorganism caused specific disease. इनका देखो सीधा सिंपल बात सुनो कि इनका ये कहना था कि अगर आपका एक स्पेसिफिक, मान लीजिए एंथ्रेक्स बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है, ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कॉज कर रहा है कोई डिसीज़, तो ये बैक्टीरिया अगर किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी डिसीज़ कॉज करेगा तो वही डिसीज़ कॉज करेगा। समझ रहे हो? अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल कॉज अ पर्टिकुलर डिसीज़। यही एक इनका स्टेटमेंट है जो आपको याद करना है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिसीज़ कॉज करते हैं। इनका ऑर्गेनिज्म मतलब उनके होस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो जो डिसीज़ कॉज करेंगे वो उनका एक पर्टिकुलर डिसीज़ होगा। समझ गए आप? उसके बाद देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ बैक्टीरियम वॉज प्रूव टू बी द कॉज ऑफ एनिमल डिसीज। सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ही बैक्टीरिया को बताया था कि ये जो है ना, ये एनिमल डिसीज कॉज कर रहा है। Koch put forward the basic principle for relation of a microorganism and specific disease, now referred as Koch postulate। बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। Even today is applied in animal and plant pathology। ये हमने प्लांट पैथोलॉजी में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ समझ लो। रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट क्या थे? सबसे पहले अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल कॉज अ स्पेसिफिक डिसीज। जैसा हमने बताया आपको कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक स्पेसिफिक डिसीज ही कॉज करेगा। ठीक है, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर्ड और आइसोलेटेड इन अ प्योर कल्चर इन लैब। ये बोला जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबायोलॉजी नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आप अपने लैब में भी बना सकते हो। समझ रहे हो? ये लैब में भी आप बना सकते हो। प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द सिमिलर डिसीज व्हेन दे इनोक्यूलेटेड इन अ ससेप्टिबल होस्ट। वही बात है कि अगर आपने कोई लैब में कोई ऑर्गेनिज्म बनाया है और आप उस ऑर्गेनिज्म को छोड़ रहे हो किसी होस्ट पे कि जाओ भैया यार डिसीज़ कॉज करो, तो वो जो डिसीज़ कॉज करेगा वो अपना ही डिसीज़ करेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपने बना दिया तो वो कोई और डिसीज़ कॉज कर देगा, ऐसा नहीं है। आप जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनाओगे वो पर्टिकुलर डिसीज़ ही कॉज करेगा। इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो लैब में बना है या फिर वो नेचर में पाया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट। और अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब आपने उस ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया कि जाओ डिसीज़ कॉज करो और उस ऑर्गेनिज्म ने पर्टिकुलर डिसीज़ कॉज कर दिया, तो आप अब क्या कर सकते हो, उस डिसीज़ को ठीक भी कर सकते हो अपने लेबोरेटरी में। यही आपका कोच पोस्टुलेट था जो कि बहुत बार पूछा जाता है। नाउ इस स्लाइड को आपको पूरा रटना है। फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन जो डिस्कवर्ड किया था वो लुइस पास्चर ने डिस्कवर्ड किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, माइक्रोबियल वर्ल्ड, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटिस्टा एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी एंटोनियो वैन लीeuwenhoek के काम हैं। ठीक है, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम किसे बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को। तो ये चीज़ आपके लिए शॉर्ट नोट था, इसको आपको याद करना है। ओके, नाउ स्कोप की बात करें। स्कोप मतलब क्या है कि आप माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो देखो इसके बारे में तो हम बहुत इलाबोरेट करके हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बट यहाँ पर शॉर्ट में अगर आपको लिखना है
तो फिर आप ये चीज़ एकदम रिकमेंड करो, इसको लिख लेना, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ विच इंक्लूड्स ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग क्रिएचर, सॉयल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमने आपको बताया था, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, निमेटोड, ये हमारे अर्थ पे हर जगह फैले हुए हैं। हमारे ह्यूमन के अंदर भी हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हर जगह, हमारे एनिमल में भी सेम, हमारे प्लांट में भी, एंड एज वेल एज हमारी जो मिट्टी होती है, जो पानी होता है, जो हवाएं होती हैं, इन सभी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। माइक्रोब्स कैन मल्टीप्लाई इन ऑल 3 हैबिटेट एक्सेप्ट इन द एटमॉस्फेयर। Together, their number far exceed all the organism living cell in this planet। आप मतलब ये समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और वो कहीं भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप बैक्टीरिया देखोगे कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी रिप्रोड्यूस कर लेगा, बहुत लो टेम्परेचर में भी रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। इस वजह से जो इनका नंबर है ना, इनकी जो पॉपुलेशन है वो हद से ज़्यादा है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस इन द मल्टीट्यूड ऑफ द वे। The influence of microorganism in human life is both beneficial as well as detrimental also। देखो बोला ये जा रहा है कि आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि बैक्टीरिया में अगर आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ले लो तो दूध के अंदर वो आपको दही बना के दे देगा, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस का काम है। अगर वो नहीं होता तो आप दही खा ही नहीं पाते, एग्जिस्ट ही नहीं करता दही, ठीक है। लेकिन अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो वो भी तो एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना, लेकिन कितना कितना मतलब उसने गंदा वाला डिसीज़ फैलाया, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन हेल्प ऑल्सो एंड दे कैन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नाउ देयर इज़ अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हो, फूड साइंसेज में यूज़ करते हो, ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, आप एकदम घबराना नहीं, इसके ऊपर बहुत अच्छी से वीडियो आएगी जो इलाबोरेट करके कि आप डेयरी प्रोडक्ट में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हो, फिर अल्कोहल जो बनते हैं ब्रीविंग में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, बट ये छोटा सा शॉर्ट नोट है। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में यूज़ करते हो, वाटर इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी प्रोडक्शन, इन हर एक जगह पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हो। तो आपको पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सब खराब ही हैं, ठीक है, ये अच्छे भी हैं। अब देखो, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ये चीज़ आपने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो भैया कोरोना कहाँ से आया? सो लोगों ने नेचर के साथ छेड़खानी किया तो नेचर ने हमारे साथ छेड़खानी कर दी। इसीलिए आप अर्थ के साथ अगर अच्छे से पेशेंस के साथ मतलब आप उसको ट्रीट करोगे ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। लेकिन जब आप उसको हार्म करोगे तो फिर आपको अर्थ भी हार्म करने में 1 मिनट नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अर्थ को आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है, ठीक है। अब अर्थ में आपकी सॉयल, वाटर, एयर हर चीज़ आ जाती है, तो पोल्यूशन ना करो जिससे आपका एयर हेल्दी रहे, और गंदा ना करो अपने वाटर, ठीक है। वाटर्स को गंदा ना करो, पूरे पानी में जो आप लोग कचड़े फेंकते हो, सीवेज फेंकते हो, वो चीज़ें ना करो। क्योंकि इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आप देख रहे हो, आप हर चीज़ पढ़ रहे हो, आप हर चीज़ जान रहे हो। अगर आप उसे अप्लाई नहीं करोगे लाइफ में तो फिर आपका पढ़ना सच बचाए तो किसी काम का नहीं है, ओके। इसीलिए प्लीज़ अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए। सिर्फ पेपर पे लिख करके आने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान बनिए, बस ये थोड़ा सा मुझे बोलना था। एंड कल हम लोग मिलते हैं, कल पढ़ेंगे हम और भी माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस। अगेन आपको कितने बजे मिलेंगी? आपको पता है कि 6 बजे आपको यहाँ पर आना है, क्लासेस अटेंड करनी है, ओके। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।